नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कल तक न्यूज में। दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के तहत सारी खबरें बहुत ही काम की निकल कर आ रही हैं। जैसा कि आज 29 अप्रैल दिन बुधवार 2020 हो गया है, तो आज की सभी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश के 300 जिलों को कोविड-19 से मुक्ति मिल चुकी है। देश में कोविड-19 सुधार दर में बढ़ोतरी, 7,000 से अधिक लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा की। भारत ने इस महामारी से निपटने के लिए बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में सुधार पर बल दिया। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वाले ट्रकों और लारियों के लिए अंतर्राज्यीय आवागमन सुविधाएं देने को कहा। देश भर में लॉकडाउन के बीच तेजी से गेहूं की कटाई हो रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लगभग 20,000 सामान्य सेवाओं केंद्रों को आधार अपडेट करने की अनुमति दी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिन भर की सारी बड़ी अपडेट मिल जाएगी अगर आप थोड़ा समय देते हो। आपको बता दें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भी पैसे मिलने वाले हैं, इस वीडियो में बताया जाएगा। और आधार अपडेट करने के लिए अब आपको बाहर नहीं जाना होगा, आप घर से ही कर सकते हैं। वो प्रोसेस भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ कितने लोगों के खाते में कितना पैसा आया है इस वीडियो में बताया गया है। बहुत से लोग हैं जिनके खाते में पैसा आया है। गैस की सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी, फ्री में गैस आप कैसे भरवा पाएंगे उज्ज्वला योजना के तहत, उसको भी बताया गया है। साथ ही साथ दिन भर की सभी बड़ी खबरें इस वीडियो में दी गई हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ें। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोविड-19 से 300 जिलों प्रभावित नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वास्थ्य संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि 3 जिलों में कम मामले हैं और 129 जिले हॉटस्पॉट हैं। सरकार इन जिलों के वायरस का फैलाव रोकने पर ध्यान दे रही है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के संक्रमित लोगों की संख्या आज 29,974 हो गई है। अब तक 934 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। 22,010 रोगियों का उपचार चल रहा है, जबकि 7,026 रोगी ठीक होकर घर जा चुके हैं। एक रोगी देश से बाहर चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर निरंतर बढ़ रही है। पिछले 28 दिनों में 17 जिलों में किसी भी व्यक्ति को संक्रमण नहीं हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से पता चला है कि कोविड-19 से अत्यधिक संक्रमित 20 देशों की कुल जनसंख्या भारत के बराबर है। वहीं आपको बता दें कि एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में मदद के लिए भारत को $1.5 अरब के ऋण की मंजूरी दी। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाव से रोकने और कोविड-19 महामारी की रोकथाम के साथ गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा जैसी तत्कालीन जरूरतों के मद्देनजर इस ऋण की स्वीकृति दी गई। यह ऋण उस विशाल सहायता पैकेज का अंश है जो एशियाई विकास बैंक सरकार और अन्य विकास साझेदारों के साथ समन्वय से उपलब्ध कराएगा। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ कोविड-19 महामारी पर चर्चा की। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि समुद्री क्षेत्र में निकट पड़ोसी और व्यापक रणनीति साझेदार के रूप में भारत और इंडोनेशिया के बीच निकट सहयोग इस संकट से उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत से भेजी गई दवाओं और अन्य चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के लिए श्री मोदी की सराहना की। प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारत चिकित्सा उत्पादों की आपूर्ति में बाधा दूर करने या दोनों देशों के बीच अन्य वस्तुओं के व्यापार को सुगम बनाने के पूरे प्रयास करेगा। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से यहाँ मौजूद अपने नागरिकों के मुद्दों पर चर्चा की और इस बात पर सहमत हुए कि देश दोनों इस मामले से हर संभव सहयोग करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने करीब 13 लाख दावों का निपटान किया है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत 7 लाख से अधिक कोविड-19 के दावे शामिल हैं। इनमें से 4,684 करोड़ रुपए का वितरण किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 2,000 करोड़ रुपए से अधिक कोविड-19 के दावे शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच पूरे देश में गेहूं की कटाई का काम तेजी से जारी है। किसान और खेतीहर मजदूर फसल की कटाई और छटाई से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया SOP का पालन कर रहे हैं। राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में 98% से अधिक गेहूं फसल की कटाई हो चुकी है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में लगभग 90% फसल की कटाई की सूचना है। इसी बीच देश में गेहूं खरीद प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। 26 अप्रैल तक 88,61,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि इस मौसम में 400 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद लक्ष्य हासिल होने की आशा है। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उर्वरकों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। 1 से 22 अप्रैल की अवधि के दौरान किसानों को 10 लाख टन से अधिक उर्वरक की बिक्री की गई।
वहीं आपको बता दें कि देश भर के स्कूल सेफ्टी गाइडलाइन के तहत खोले जाएंगे, तिथि तय नहीं, निशंक। आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को कहा कि देश भर के स्कूल सेफ्टी गाइडलाइन के तहत ही खोले जाएंगे। 23 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के दौरान उन्होंने यह बात कही। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि स्कूल कब तक खोले जाएंगे दोस्तों। और वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बैठक में केंद्र को सुझाव दिया कि लॉकडाउन के चलते अब 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा करवाना संभव नहीं है, इसलिए इंटरनल परीक्षा के आधार पर ही विद्यार्थियों को 9वीं और 11वीं कक्षा की तर्ज पर पास कर दिया जाए। आपको बता दें कि निशंक ने कहा कि स्कूल में गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान मिड डे मील के लिए राशन स्कूलों को उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए सरकार 1600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करेगी। इसके अतिरिक्त मिड डे मील की योजना के तहत 2500 करोड़ रुपए का एक हाट अनुदान पहली तिमाही के लिए जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को देखते हुए मिड डे मील के लिए सालाना लागत को 7300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, यूपी नहीं बिका दूध तो दुग्ध संघ ने बना डाला 25 टन घी और 21 टन मक्खन। आपको बता दें कि लॉकडाउन में खपत कम होने के कारण दुग्ध संघ करीब 19,000 लीटर दूध बाहर नहीं जा पाया। दूध खराब होने से बचाने के लिए दुग्ध संघ ने मक्खन और घी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन 1 माह से अधिक समय में तैयार कर रखा 21 टन मक्खन और 25 टन घी लॉकडाउन में फंस गया है। इसकी वजह से दुग्ध संघ के समक्ष दुग्ध समितियों से खरीदे जा रहे दूध की कीमत देने का संकट तो गहराता जा रहा है। खास बात यह है कि दुग्ध संघ के पास अब सिर्फ 9 टन और मक्खन रखने की व्यवस्था है। प्रतिदिन करीब 800 किलो मक्खन तैयार होता है। ऐसे में यदि लॉकडाउन की अवधि बढ़ी तो दूध संघ के पास मक्खन रखने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि अमेरिका में 10 लाख से अधिक लोग हुए संक्रमित। ब्रिटिश एयरवेज में 12,000 की होगी छटनी। आपको बता दें कि दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,11,000 से ज़्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 30,65,000 को पार कर गई है, जबकि 9,22,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश में अमेरिका में मृतकों की संख्या 56,000 को पार कर गई है और 10,10,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं आपको बता दें कि देश में 29,974 लोग संक्रमण के शिकार हो गए। अब तक 937 लोगों की मृत्यु हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें 47 लोग सीआरपीएफ के जवान भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान 1594 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 51 लोगों की मौत भी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्य से कहा कि अपने सभी प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं को कोविड-19 के बीच कर्मचारियों को बर्खास्त न किया जाए और न ही उनका वेतन काटा जाए। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने आज हाल ही में इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा था। वहीं आपको बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोविड-19 के कारण स्थगित होने वाली परीक्षाओं की नई तिथि और अगले शैक्षिक सत्र के बारे में अगले सप्ताह दिशा निर्देश जारी कर सकता है। आयोग ने इस संबंध में पहले 2 पैनल गठित किए थे, जिन्होंने 24 अप्रैल को रिपोर्ट सौंप दी थी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के उप कुलपति आरसी कुहाड़ के नेतृत्व में 7 सदस्यीय दल के पहले पैनल ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत सितंबर में किए जाने की सिफारिश की थी। इसी बीच इस समय आज कोविड-19 के 2 और मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 9 हो गई है। वहीं बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल जीवन अमृत योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत राज्य सरकार आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष चित्रकूट चूर्ण के पैकेज नागरिक को निःशुल्क वितरित करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस समय में यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति में अच्छी प्रतिरक्षा शक्ति हो ताकि वह वायरस से प्रभावित ना हो सके। हजारों साल पहले ये आयुर्वेद में कई नुस्खे बताए गए हैं और उनमें से एक है त्रिकूट चूर्ण, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं काढ़ा। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है, जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना के तहत मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा आयुष विभाग के सहयोग से काढ़े के 50-50 ग्राम के पैकेज तैयार किए गए हैं। पीपल, अदरक और काली मिर्च से बना यह काढ़ा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए कार्य योजना के बारे में अन्य राज्यों से विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इसी बीच प्रयागराज जिले से हजारों विद्यार्थियों ने अपने अपने मूल स्थानों पर वापस जाना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित राज्य बना हुआ है। मुंबई, पुणे, मालेगांव और औरंगाबाद में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पुणे में जिला प्रशासन ने शहर में 70,000 परिवहनों की अस्थायी रूप से शिविरों में ले जाने का फैसला किया है। उधर गुजरात में कोविड-19 के मद्देनजर दौरे पर गए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल ने प्रशासन द्वारा सभी गांवों के ग्राम योद्धा समिति गठित किए जाने की सराहना की।
समिति ने देश भर में यह मॉडल अपनाए जाने की सिफारिश की। वहीं आपको बता दें कि केरल में 4 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 4 रोगी ठीक हो गए। राज्य में फिलहाल 123 रोगियों का इलाज चल रहा है। 20,773 लोगों को निगरानी में रखा गया है, जिनमें से 518 अस्पताल में है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उद्योगों की सुरक्षा के लिए विशेष पैकेज तैयार किया जा रहा है। केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों का दल हैदराबाद में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा कर रहा है। इस केंद्रीय दल ने आज नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में गुडी मलकापुर बाजार और नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। इस दल ने आज लगातार चौथे दिन विभिन्न स्थानों का दौरा कर कोविड-19 से निपटने के विभिन्न उपायों की समीक्षा की। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से अस्थायी रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की व्यवहार्यता पर विचार करने को कहा, ताकि लॉकडाउन अवधि में प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जा सके। वहीं आपको बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नागरिकों के लिए आधार अपडेट कराना सुगम बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सामान्य सेवा केंद्रों को यह सेवा प्रदान करने की अनुमति दे दी है। सामान्य सेवा केंद्र इस समय बैंकों के लिए बैंक साथी के रूप में निर्धारित किए गए हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि करीब 20,000 सामान्य सेवा केंद्रों में अब नागरिक आधार से संबंधित सेवाएं भी ले सकेंगे। उन्होंने सामान्य सेवा केंद्रों के ग्राम स्तरीय उद्यमियों से आग्रह किया कि वे जिम्मेदारी के साथ आधार से जुड़े कार्य करें और इस संबंध में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करें। कोविड-19 को फैलने से रोकने के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान सामान्य सेवा केंद्रों में आधार से जुड़े कार्य शुरू होने से पहले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में आधार अपडेट करने के लिए 20,000 अतिरिक्त केंद्र उपलब्ध होंगे और लोगों को इसके लिए बैंक शाखाओं या डाकघरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।